चले बेटा स्टार्ट लेते हैं नए टॉपिक से। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की एक्सप्लेनेशन। सिलेबस में हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं, उसमें से पहला टॉपिक बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा टॉपिक था, जिसमें कई चीज़ें कवर करनी थी और हमने 4 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स कवर किए और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप कर दिया। आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लोगैरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी बताया जाएगा और इंडाइसिस के वो लॉज जो ओ लेवल मैथमेटिक्स में आप पढ़कर आ रहे हैं उनका भी रिकैप करवाया जाएगा, क्योंकि उन लॉज का इस्तेमाल जो है वो इस टॉपिक में आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़, आज लॉज ऑफ इंडाइसिस का रिवीजन। तो सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस इस वक्त आपके सामने जो है वो लिखे हुए हैं। आप सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस कॉपी कर लें और वंस यू हैव डन दैट just let me know so that I can explain that fully, right? So start copying, and once done, please write in chat box.
चलिए बेटा, सबसे पहले लॉज ऑफ इंडाइसिस समझ लेते हैं। आप लोगों ने लिख तो लिया है लॉज। सबसे पहले एक चीज समझनी है कि a पावर m, हम जानते हैं कि a को हम क्या कहते हैं, बेस। जब किसी नंबर पे कोई पावर होती है तो जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं बेस। उसके ऊपर जो पावर है उसके तीन नाम है, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। पावर के तीन नाम है, हम सिर्फ पावर से पुकारा करते हैं, जबकि इसके दो नाम और हैं, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। एक बेस के ऊपर जो पावर लगती है अगर वो जीरो है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस, एक लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है कि एनी बेस टू द पावर ऑफ जीरो इज वन। एक बेस है 1000 और उस बेस पे पावर जीरो रख दो, आंसर क्या हो जाएगा, 1000 है। 1000 है या 10,000 है, उसके ऊपर पावर क्या रख दो, जीरो, आंसर क्या आएगा, 1। अच्छा, फिर नेगेटिव पावर है, तो याद रखें जब पावर नेगेटिव हो और उस पावर को पॉजिटिव करना हो तो उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ 6 पावर नेगेटिव 2, तो ये हो जाएगा 1/6 पावर 2। और फिर जो 6 पावर 2 का आंसर तो मैं जानता हूँ 36 होता है, लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा 1/36। अच्छा, a पावर p अपॉन q, जब हमारी पावर फ्रैक्शन हो, a की जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है, जब a की पावर एक फ्रैक्शन हो तो जो पावर का न्यूमरेटर है, जो पावर का न्यूमरेटर है वो बेस के ऊपर डायरेक्टली पावर बन के आता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट बन जाता है। जैसे a पावर p अपॉन क्यू है तो p जो है a की पावर है और q जो है वो रूट है। अच्छा, अभी जो p पावर है इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो ये बेस पे डायरेक्टली पावर बनता है या फिर रूट ऑफ a, q रूट a और होल ब्रैकेट के ऊपर आता है p। तो p को लिखने के दो रास्ते हैं, या तो बेस पे डायरेक्टली लिखा जाए, और p क्या है, न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या तो बेस के ऊपर डायरेक्टली आएगा या फिर होल ब्रैकेट के ऊपर जो पावर आ रही है उस पे आएगा, वो पावर बन जाएगी। तो मैं एग्जांपल लेके बाद समझाता हूँ। 8 पावर 2/3 को लिखने के हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। 8 पावर 2/3 को लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ तो 8 पावर 2/3 को लिखने का एक रास्ता तो है कि जो डिनोमिनेटर है वो वाला रूट खोल दो। डिनोमिनेटर 3 है ना, तो क्यूब रूट खोल दो, फिर बेस को अंदर लिख दो। अच्छा, अभी जो पावर जो न्यूमरेटर में 2 है इसको लिखने के दो रास्ते हैं, या तो ये डायरेक्टली 8 के ऊपर लिख दो, तो यहां से हमारा आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 64। अब सोचना पड़ेगा, तो हमने कहा ये तो 4 आ गया। और अगर मैं लेट सपोज ये करता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 खोलता हूं और 2 को मैं डायरेक्टली 8 के ऊपर नहीं लिखता बल्कि होल ब्रैकेट के ऊपर लिखता हूं, तो इससे फायदा ये होगा कि क्यूब रूट ऑफ 8 मैन्युअली विदाउट कैलकुलेटर भी मैं निकाल लूंगा, आंसर आएगा 2, और इसके ऊपर पावर है 2, आंसर आ जाएगा 4। लिहाजा जब पावर में फ्रैक्शन हो तो पावर का जो न्यूमरेटर, लिहाजा अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली पावर बनता है या होल ब्रैकेट के ऊपर आता है, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो रूट बन जाता है। 2 होगा तो स्क्वायर रूट, 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो 4 रूट, एंड सो ऑन। अच्छा, अब रूल्स ऑफ इंडाइसिस, ये कुछ बातें इंडाइसिस के हवाले से ही थी, जनरल बातें थी। अब कुछ लॉज ऑफ इंडाइसिस जो कवर करेंगे, लॉज ऑफ सेम बेसिस एंड लॉज ऑफ सेम
इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ सेम बेस। सेम बेस वाले कौन कौन से लॉज हैं? तो रूल नंबर 1, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। लॉ ऑफ सेम बेस कहता है कि when two same bases are multiplied the powers are added। जब दो सेम बेसिस जो हैं मल्टीप्लाई हो जाएं तो पावर्स क्या हो जाती हैं भाई? ऐड हो जाती हैं। तो a पावर m इंटू a पावर n, बेस दोनों में a था, पावर डिफरेंट थी, दोनों पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई। अच्छा, अब अक्सर कभी कभार इस फॉर्म में दिया हुआ होता है और मुझे इस फॉर्म से भी इस फॉर्म में लाना पड़ता है, तो मैं कह रहा हूँ यार ए एम प्लस एन है ना, इसको खोलने का तरीका होगा ए एम डॉट या मल्टीप्लाई ए एन। तो जिस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाना आना चाहिए, उसी तरह दूसरी फॉर्म से पहली वाली फॉर्म में भी आना चाहिए। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5, आंसर क्या आ गया भाई? एक्स पावर 7। सेम बेसिस पावर्स क्या हो गई भाई? ऐड। Same basis multiplied, powers added. Same basis divided, powers subtract. तो a पावर m अपॉन a पावर n, सेम बेसिस है, क्या हो रहे हैं भाई? डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये हो गए लॉज ऑफ सेम बेसिस। सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स एडेड, सेम बेसिस डिवाइडेड, पावर्स सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ की कोई कैटेगरी नहीं है, बस क्या है, इस लॉ देख लेते हैं। a पावर m होल पावर n, a बेस है जिसके ऊपर पावर m है, फिर होल ब्रैकेट के ऊपर पावर n है। तो आप ये ना करें कि m के ऊपर पावर n लगा दें, पावर के ऊपर पावर लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। दोनों पावर्स को आपस में क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई। बोथ पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो a पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर mn। a के ऊपर पावर लगाई m, उसके ऊपर होल पावर लगाई n, तो ये हो जाएगा a पावर mn। एग्जाम्पल, x पावर 2 के ऊपर होल पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 अगर होता तो 16 हो जाता, लेकिन 2 की पावर 4 नहीं है, बल्कि 2 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई। लिहाजा 2 इंटू 4 इज 8, तो x की पावर क्या हो गया? 8। चौथे रूल की जाने बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा, लॉज ऑफ सेम इंडेक्स। और इंडेक्स क्या कहते, किसको कहते हैं सर इंडेक्स? अभी मैंने बताया कि पावर के 3 नाम होते हैं, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। तो सेम पावर वाले लॉस क्या हैं? कि जब बेसिस सेम ना हो, पावर्स सेम हो। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो। अब क्या पढ़ रहे हैं? बेसिस डिफरेंट हो, पावर्स क्या हो? सेम हो। तो a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n, आप देख सकते हैं बेसिस क्या है? डिफरेंट, और पावर्स दोनों में n है, पावर सेम है, इंडेक्स सेम है। तो जब a पावर n मल्टीप्लाइड बाय b पावर n है, तो a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n, a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों के ऊपर पावर सेम थी, तो a और b को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया और उसके ऊपर होल पावर n लगा दी। लिहाजा अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो हम कहेंगे एक्स वाई होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि बेसिस जो है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, लिहाजा एक्स और वाई को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और होल पावर क्या लगा दी? 2। फिर a पावर n अपॉन b पावर n, सेम इंडेक्स वाले टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन डिवीजन हो रही है।
तो हम ब्रैकेट के अंदर डिवीजन कर लेंगे और होल ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देंगे, पावर। a पावर n अपॉन b पावर n इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल ब्रैकेट पावर n। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस की एक्सप्लेनेशन थी। क्या यहाँ तक सबको हर बात समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है वो। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो ये समझ लें कि अभी हमने इसको पूरे को लिखवाया था और उसके बाद इस पूरे को हमने समझाया है। अगर आपने लेट ज्वाइन किया, आपने कॉपी नहीं किया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। चले बेटा, अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है उसकी जाने बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने किस्म के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है? तो आप समझ लें दो किस्म के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो आप पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखें, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग लिखें और फिर जो मैंने ये लिखा हुआ है ये लिख लें। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये है एग्जाम्पल नंबर 2। दोनों चीज़ें लिखें और फिर टाइप 1 लिखें और फिर उसके बाद टाइप 1 के बाद कुछ जगह छोड़ें ताकि मैं उसमें एग्जाम्पल कंप्लीट करवा सकूं, और टाइप 2 लिखें और उसके बाद एग्जाम्पल लिखें। ये एग्जाम्पल्स हैं समझाने के लिए टाइप को। ये दूसरी टाइप है, दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स लिखें और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं इनको समझाता हूँ। जितना स्क्रीन के सामने इस वक्त मौजूद है आप फटाफट लिख लें, फिर इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
चले बेटा स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो अभी हमने पावर के लिए 3 नाम सीखे थे, पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पावर से ही निकला है, मतलब पावर का ही नाम है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाए। जैसे मैं कहता हूं 5 की पावर 2 जो है वो 25 होता है, लेकिन ये जो पावर है ये वेरिएबल नहीं है, ये नंबर है, लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब मैं कह दूं 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125। अच्छा, मैं कहता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये भी एक इक्वेशन है जिसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 5। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें वेरिएबल बेस की जगह पे है, वेरिएबल पावर में नहीं है। तो वेरिएबल अगर पावर में होता है तो हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक इक्वेशन तो है, लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पावर में वेरिएबल नहीं है बल्कि नंबर है। तो a पावर x is equals to b is the form of an exponential equation. ऐसा equation that contains a variable in an index or exponent is called an exponential equation. जिसकी पावर में या इंडेक्स में या एक्सपोनेंट की जगह वेरिएबल आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। a पावर x is equals to b, एक बेस है a, उसके ऊपर पावर है वेरिएबल x, और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद एक आंसर है। अच्छा, अब दो एग्जांपल्स को समझाने के लिए, एक है 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125। अब यहाँ ये समझाया जाता है कि अगर a पावर x इज इक्वल्स टू b है और a पावर x जो है वो कन्वर्ट होके, सॉरी, a पावर x एज इट इज रहा, b जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इन द फॉर्म a पावर n। अगर a पावर x इज इक्वल्स टू b है और b बिल्कुल सेम बेस बन सकता है, सेम एज a बन सकता है, और वो a पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो ऐसे केस में हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं और हम कहते हैं x का आंसर क्या है, n। ओ लेवल मैथ्स में हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखे हैं, लेकिन वो इस टाइप के देखे हैं। जो मैथ्स 4024 ओ लेवल्स में हम देखते थे वो ये वाला देखते थे, ये वाला। अच्छा, अब एक और टाइप क्या हो सकती है? अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125, या मैं कहता हूं 2 पावर x इज इक्वल्स टू 32। तो 32 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 पावर 5, लिहाजा यहां मैं कहता हूं x का आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 5। सिमिलरली 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125, 125 को मैंने कह दिया 5 क्यूब, 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल है उसमें 5 पावर x इज इक्वल्स टू 23। अब ये a पावर x इज इक्वल्स टू b फॉर्म तो है, लेकिन b कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a पावर n। 23 को 5 पावर फॉर्म में नहीं किया जा सकता। तो जब एक ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाए जो जिसमें फाइनल फॉर्म 5 पावर x इक्वल्स टू 23 बन रही हो, या ऐसा हो कि 23 या कोई भी b की वैल्यू हो वो एक्सप्रेस ना हो सके 5 बेस में, मतलब 5 पावर समथिंग फॉर्म में ना एक्सप्रेस किया जा सके, तो ऐसे केस में लॉगरिथम्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और लॉग्स इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया LG या LN ऑन बोथ साइड्स, लेकिन अब तक हमने लॉग्स पढ़ा नहीं है, लिहाजा ये वाली चीज टू बी कवर्ड लेटर। व्हेन वी हैव covered logarithmic equations, then we will cover this aspect.
अभी के लिए बस ये समझ लें कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जब सॉल्व करने के बाद फाइनल फॉर्म्स आती हैं तो फाइनल फॉर्म्स या तो a पावर x इज इक्वल टू a पावर n फॉर्म में हो जाती हैं जिसमें पावर्स का आंसर डायरेक्ट दे देते हैं, या बाज औकात लॉग या ln लगाना पड़ता है, जो हमें थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो मैंने बताया ना दो एग्जांपल्स, ये तो है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब फाइनल फॉर्म आ रही हो तो वो दो किस्म की फॉर्म्स आती हैं, फॉर्म 1 या फॉर्म 2। फॉर्म 1 आएगी डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर दे देंगे, फॉर्म 2 आएगी लॉग्स की नॉलेज लगेगी। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की दो किस्में जिसको सॉल्व करके ये दो फॉर्म्स आती हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब भी आप देखेंगे ना तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए, दो टाइप जहन में आनी चाहिए, टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2। क्या है ये टाइप्स? तो टाइप नंबर 1 कहती है इफ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग स्लैश डिवाइडिंग then use laws of indices and make the bases same and equate powers। टाइप नंबर 1 कहती है कि ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, फिर रिकॉल करें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसकी पावर में वेरिएबल नजर आए। जब कोई सवाल आप देखेंगे और उसमें आपको पावर में वेरिएबल नजर आएगा ना, आप फौरन समझ जाएंगे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब आपको ये सॉर्ट आउट करना होगा कि इन दोनों की जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये टाइप 1 से बिलोंग करता है या टाइप 2 से बिलोंग करता है। तो क्या फर्क है सर टाइप 1 टाइप 2 में? तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइप 1 है इफ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग स्लैश डिवाइडिंग then use laws of indices and make the bases same and equate powers। अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ रहा है नजर जिसमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होती नजर आ रही है, तो ऐसे केस में बेसिस को सेम कर दें और पावर्स को क्या कर दें भाई, इक्वेट। अब एग्जांपल देखें, 3 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पावर x प्लस 1 अपॉन 27 पावर x। यहाँ हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नजर नहीं, मतलब हमें टर्म्स में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है। 9 बेस वाला एक टर्म है, 27 बेस वाला दूसरा टर्म है, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रहे हैं भाई, डिवाइड। तो यहाँ डिवीजन हमें नजर आ रही है या मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है, क्योंकि 27 पावर x को मैं वहां मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 3 पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर x प्लस 1। मतलब लेट सपोज कोई इसको कन्वर्ट करना चाहता है और कोई इस तरह करना चाहता है, 3 पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27 पावर x is equals to 9 पावर x प्लस 1। कोई इस तरह करता है तो कर सकता है। तो ये क्या हो गया, टर्म्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हमें क्या करना है भाई, टारगेट क्या है हमारा, इंडाइसिस के लॉज लगाने हैं और बेसिस को क्या करना है, सेम। अब बेसिस को सेम करते हैं, 3 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 9 है उसको भी 3 बेस में लाना है। तो जब मैं 9 को 3 पावर 2 करूंगा तो पावर 2 और x प्लस 1 ऑलरेडी एक पावर थी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा 2x प्लस 2, 3 पावर 2x प्लस 2 अपॉन 27 पावर x है, 27 को 3 की फॉर्म में करना है, 3 पावर 3 ऑलरेडी पावर थी x, 3 और x को मल्टीप्लाई कर दें पावर हो जाएगी 3x। अगला स्टेप, लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाने, सेम बेसिस डिवाइड, सेम बेसिस डिवाइड, पावर्स सब्ट्रैक्टेड, 3 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3x
ये हो जाएगा 3 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 2 माइनस एक्स। अब बेसिस सेम हो गए, दोनों तरफ पावर्स को क्या करना है, इक्वेट। मेक द बेसिस सेम एंड इक्वेट पावर्स। जब बेसिस सेम है और इक्वल टू है, बराबर है, पावर्स क्या होंगी, बराबर, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिनट टर्म ब्रेकिंग हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा सर, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो तो क्या करें? तो याद रखें, जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना हो तो वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सबको याद भी होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अच्छा, यहां से हमारे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। तो ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर बेसिस, ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों, उसमें क्या टारगेट है हमारा, बेसिस को सेम करना है और उसके बाद पावर्स को क्या कर देना है, इक्वेट। बेसिस सेम करके लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाने हैं और उसके बाद क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है। तो ये हो गई हमारी टाइप नंबर 1। अभी हम सवालात करेंगे ना तो हमें ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए बस समझते रहें, पास पेपर्स पर आएंगे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल आपने यकीनन मुकम्मल कर लिया होगा। हम टाइप 2 की जाने पढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, इफ टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वहां क्या था, अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको नजर आए और उसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही हो तो लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाने हैं, बेसिस को सेम करना है और पावर्स को करना इक्वेट। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं बल्कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, इफ टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड then use appropriate substitution by making the basis same। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है और बेसिस को क्या कर देना है भाई, सेम। अब एग्जांपल देखते हैं, 25 पावर x। हाँ भाई, एक बेस के ऊपर पावर जो है वो वेरिएबल है, हम समझ गए, ये तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब ये कौन सी टाइप वाला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, टाइप 1 या टाइप 2? तो देखें 25 पावर x में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 6 इंटू 5 पावर x, बल्कि माइनस हो रहा है। तो 25 पावर x माइनस 6 इंटू 5 पावर x इक्वल्स टू -5। तो ये हो जाएगा 25 को मैं बेस तो मैं सेम कर दूंगा, इसमें भी बेसिस को तो सेम ही करना है, लेकिन पावर्स इक्वेट नहीं होंगी, बल्कि जब माइनस प्लस हो रहे हो टर्म्स तो हम एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं बाय मेकिंग द बेसिस सेम। बेसिस को तो सेम करना है लेकिन माइनस प्लस होने की वजह से अब लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं लगेंगे, पावर्स इक्वेट नहीं हो सकेंगी, बल्कि एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन लगेगी। अब सवाल पैदा होता है, सर एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या करें, किसको करें, क्या सब्स्टिट्यूशन लें? बाज औकात एग्जामिनर खुद बताता है क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी है और बाज औकात हमें खुद लेनी पड़ती है। अब 5 पावर 2x है और 5 पावर x है, किसको हम सपोज करें और सब्स्टिट्यूशन लें? तो भाई जिसकी पावर कम हो, बेसिस सेम हो गए, उसके बाद जिसकी पावर कम हो उसको मान लें आप y, लेट सपोज। तो मैंने कहा लेट 5 पावर x इक्वल्स टू y, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की। अच्छा, जब 5 पावर x y है तो 5 पावर 2x तो उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर।
यहीं से देखें ना, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो 5 पावर 2x विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू -5, -5 यहाँ आ जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये -5y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से y के दो आंसर्स आ गए, y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 5। दो आंसर्स आ गए, y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 5। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, सपोजिशन लेते हैं ना तो y पे छोड़ देते हैं। जब उसने एग्जामिनर ने लिखा है सॉल्व द इक्वेजन, एग्जामिनर ने क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेजन, तो सॉल्व का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब y तो आप डमी वेरिएबल खुद से लाए थे, तो y के आंसर पे इत्मीनान क़ल्ब महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी आपको एक काम करना बाकी है और वो y के जरिए x निकालना। तो आपने कहा एक दफा y आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 1 और 5 पावर x इज इक्वल टू y का दूसरा आंसर 5। अब ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर एंड में आया, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जो फॉर्म आई है वो दो किस्म की होती हैं, जिसमें जो दूसरी तरफ है वो 5 की पावर 5 फॉर्म में 5 बेस में कन्वर्ट हो सकता है, और एक फॉर्म होती है इसमें कन्वर्जन नहीं होती, लॉग या एलएन लगता है। तो ये दोनों वही फॉर्म्स हैं जो कन्वर्ट हो सकती हैं। 5 पावर x इक्वल टू 1, 1 को मैं कर सकता हूँ 5 पावर 0, क्योंकि एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो 1 को कर दिया 5 पावर 0, पावर्स कर दी इक्वेट x इक्वल टू 0, ये हो गया 5 पावर x इक्वल टू 5, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब पावर 1 है, इसका मतलब x का आंसर आ जाएगा 1। तो दो आंसर्स आ गए, x या तो 0 है या x क्या है भाई 1। तो वी हैव टू आंसर्स, x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। याद रखें जब सब्स्टिट्यूशन लें तो y का आंसर्स पे इत्मीनान नहीं होना चाहिए, उसको मजीद सॉल्व करके x के आंसर्स निकालना जरूरी होंगे। दो टाइप्स हैं, एक टाइप में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बेसिस सेम करके लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाएं, पावर्स को कर दें इक्वेट। दूसरी फॉर्म जिसमें माइनस या प्लस हो रहे हो टर्म्स, बेसिस को सेम करें, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन लें उसको जिसकी पावर कम हो, इक्वेशन को सॉल्व करें और उसके बाद x निकाल लें और आंसर को दे दें। क्या ये पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने वाज़ेह तौर पे आराम आराम से करके समझाई है वो आप लोगों को समझ आ गई है? जरा फीडबैक शेयर कर दें। एग्जाम्पल्स को मुकम्मल कर लें, ये दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने टाइप 2 में भी लिखा है उसको मुकम्मल कर लें।
चले बेटा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की चीज़ मुकम्मल हो गई। लोगैरिथम्स की जाने बढ़ते हैं। जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कॉपी कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह उसको समझाता हूँ। इंडेक्स फॉर्म, लॉग फॉर्म, फिर लॉग ए वाई कब डिफाइंड होता है, उसके बाद एग्जाम्पल, जिसके बाद जगह छोड़ दें। और ये नोट लिख दीजिएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चले बेटा, आते हैं लोगैरिथम्स की जानिब। सबसे पहले हमने एक फॉर्म देखी है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, a पावर x इक्वल्स टू b। तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं या इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू a पावर x। वेरिएबल जब पावर की जगह जब वेरिएबल है, तो ऐसे इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है या इंडाइशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, जो तीन नाम है ना, इन तीन नामों की वजह से अलग अलग नाम पड़ गए। तो ये जो y इज इक्वल्स टू a पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इंडेक्स फॉर्म कहूंगा इसको। तो इंडेक्स फॉर्म हम देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू a पावर x। y के ऊपर जो पावर है वो क्या है, x है, सही है ना। अब दूसरी जो फॉर्म है वो है लॉग फॉर्म। अब लॉग फॉर्म जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं y इक्वल्स टू a पावर x को मैं इस तरह लिखता हूं, a पावर x इज इक्वल्स टू y। एक बेस था, एक बेस के ऊपर पावर थी, और आंसर जो है वो
y आ रहा था, ऐसा ही होता है ना, बेस पे जब मैं पावर लगाता हूं तो आंसर आ जाता है। तो a पावर x इज इक्वल टू y है, तो a जो है वो बेस है, x जो है वो पावर है और y जो है वो आंसर है। जब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जब मैं लिखता हूं लॉग, तो लॉग के नीचे हमेशा क्या आता है, बेस। लॉग के नीचे क्या आता है, बेस। और यहाँ क्या आता है लॉग के साथ, लॉग ऑफ व्हाट, यहाँ आता है आंसर। और इक्वल्स टू के बाद क्या आता है, पावर। अब ये a पावर x इक्वल्स टू y है ना, तो लॉग के नीचे बेस आना चाहिए, तो लॉग के नीचे क्या आएगा, a। आंसर क्या था, y, यहाँ आएगा y। और इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा, पावर। और पावर क्या है, x। अगर आपने ये बात याद रख ली ना कि लॉग ऑफ आंसर विद अ बेस इज इक्वल्स टू पावर, तो आपको हमेशा इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा। लेट सपोज मुझे कोई कहता है 5 पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 125, ये इंडेक्स फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो मैं कहूंगा लॉग विद अ स्मॉल बेस, बेस क्या है 5, लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ 125, जो आंसर आया है वो लॉग के साथ आता है। लॉग ऑफ 125 विद द बेस ऑफ 5 इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा, पावर, यानी कि 3। तो इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर आ गया, तो लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं लॉग with a base of 264 is equals to x, ये लिखा हुआ है, और वो कहते हैं फाइंड x। तो पहले मैं लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 2 क्या है, बेस, ये 2 जो है वो बेस है, और 64 तो आंसर है, और ये x क्या है, पावर। तो मैं कहूंगा 2 के ऊपर जब पावर लगी x, तो आंसर आया 64। इसको इस तरह भी जहन में बिठाया कि जब ये 2 यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो x जो है वो 2 के ऊपर आ गया, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 64। अब मैं और एग्जांपल देता हूं, log पावर 8, log बेस 8 64 इज इक्वल्स टू x। तो आप कहेंगे 8 पावर x इज इक्वल्स टू 64, ये हो जाएगा 8 पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गया, लॉग एक लोगैरिथम था, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब वो ऐसी फॉर्म है जो कि सेम बेस में कन्वर्ट हो सकती है, तो 8x इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, x का आंसर आ गया 2, और यहाँ 2 पावर x इक्वल टू 64, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 6, और x का आंसर आ जाएगा 6। लिहाजा लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में और इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत बुनियादी बात, फॉर लॉग ए वाई टू बी डिफाइंड, फॉर लॉग ए वाई टू बी डिफाइंड, अच्छा इसको पढ़ते कैसे, इसको ऑफिशियली पढ़ते हैं, लॉग ऑफ वाई विद अ बेस ऑफ ए। ये जो लॉग के नीचे बेस है और y लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं लॉग ऑफ y विद द बेस ऑफ a। लेकिन अक्सर लोगों की आदत हो जाती है लॉग ए वाई, लॉग ए वाई। तो असल पढ़ते हैं बुक्स में किस तरह लिखा हुआ है, लॉग ऑफ y विद द बेस ऑफ a। तो फॉर लॉग ऑफ y विद द बेस ऑफ a टू बी डिफाइंड, दो कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन बेस के हवाले से है जिसमें दो बातें, और एक कंडीशन ये y यानी कि आंसर के हवाले से है। तो पहली बात, for log a y to be defined, the base must be greater than 0। एक बात क्या है, the base must be greater than 0। ये जो बेस a है ये कभी नेगेटिव ना हो,
लॉग के नीचे जो बेस आ रहा है वो कभी नेगेटिव ना हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और एक और बात, ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है सिवाय 1 के। बेस है a, उसे हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव में हर वैल्यू ली जा सकती है, 0.1, 0.2, 0.9, 1.5, 2, 3, 4, सारी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज ली जा सकती हैं सिवाय 1 के। बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर बेस 1 हो जाए तो सब कुछ, तो आंसर भी 1 हो जाएगा। तो बेस को एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात बेस कभी 1 ना हो। और दूसरी कीमती कंडीशन, ये जो y है, आंसर जिसे हम कहते हैं, ये आंसर भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब बस जाहिर सी बात है भाई, बेस हमेशा पॉजिटिव है तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि बेस को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस कभी 1 ना हो। और ये जो y है आंसर, इसे भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि बेस जो है वो भी पॉजिटिव हो। चलिए ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए कि a बेस है, तो a हमेशा ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। अब जब हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, log ऑफ 4 विद द बेस ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में आ जाए। लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में अगर आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x बेस है, ये 2 पावर है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको हमने सॉल्व किया ना, x के दो आंसर्स आए, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्या दोनों आंसर्स लेने हैं, तो क्या दोनों आंसर्स लिए जाते हैं, या सिर्फ वो आंसर्स लेने हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी लॉग आएगा और लॉग इन्वॉल्व होगा तो एक नोट आपके जहन में होना चाहिए। while solving logarithmic equations, always verify your answers by substituting in the original equation and reject any answers which causes logarithm to be undefined। जब logarithmic equation सॉल्व कर रहे हों, तो जो आंसर्स आए सॉल्व करने के बाद, उसे अंधाधुन नहीं लिखना, बल्कि पहले ये चेक करना है कि क्या तमाम आंसर्स ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं। क्या वो जो दो कंडीशन सर ने हमें बताई हैं, क्या वो फुलफिल हो भी रही हैं या नहीं। तो while solving logarithmic equations, always verify your answers by substituting in the original equation and reject any answers which causes the logarithm to be undefined। और जब causes logarithm undefined की बात आती है, तो डिफाइंड कब होता है, उसके लिए ये कंडीशंस हमारे सामने मौजूद हैं। तो जब भी डिफाइन की बात आएगी तो ये दो कंडीशन जहन में होनी चाहिए। चले, ये जो एग्जांपल देखा था इसमें दो आंसर्स आए, x पॉजिटिव 2, x नेगेटिव 2। कौन सा आंसर एक्सेप्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करना। तो वो आंसर एक्सेप्ट होगा जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो रिजेक्ट होगा जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x प्लस माइनस 2 में अगर हमारा x का आंसर 2 है, तो बेस जो है वो x है, और x की जगह अगर 2 आ जाता है तो एक्सेप्ट होगा। तो हाँ भाई, बेस तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस तो पॉजिटिव है। लेकिन जब बेस की जगह नेगेटिव 2 रख कर देखूंगा, तो नेगेटिव 2 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लिहाजा अगर x की जगह x का आंसर 1 भी होता, वो भी रिजेक्ट होता। x का कोई भी आंसर जो नेगेटिव होगा वो भी रिजेक्ट होगा, x का कोई भी आंसर जो 1 होगा वो भी रिजेक्ट होगा।
सिर्फ पॉजिटिव आंसर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट 1। तो लिहाजा यहाँ x का आंसर जो है -2 जो है, x इक्वल टू -2 को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो द ओनली आंसर, अगर आप दोनों आंसर दे देंगे आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, आंसर है हमारा ओनली x इक्वल टू 2 इज द आंसर, और कोई आंसर एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्स्ट्रा आंसर देने पे 1 मार्क आपका काट लेगा। ये हमने लोगैरिथम्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया और थोड़ा बहुत समझ लिया क्या है लोगैरिथम्स। इसको जो मैंने लिखा है उसको मुकम्मल कर लें, उसके बाद क्लास इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग लोगैरिथम्स है इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट क्लास में मुकम्मल करूंगा, और मुकम्मल करने के साथ साथ उसके पास पेपर्स के सवालात भी करवाऊंगा, ताकि फिर नेक्स्ट वीक हम लोगैरिथम्स को भी वाइंड अप कर सकें इंशाल्लाह। कॉपी कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा। किसी का कोई सवाल अगर हो तो वो पूछ सकता है। वैसे मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया है, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप सबको हर बात समझ आ जाए। ऑलराइट बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।